हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के अबाउट में, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब इसके आगे इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था वो क्या बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसमें आप देख सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका दो तरह से होता है, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। ठीक है ना। तो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस की। ठीक है ना। और इसके बारे में जानना है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस चार्ज क्या है, तो उसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका है, चार्ज का है, ऑब्वियस है कि, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ पार्ट है, जैसे कि चार्ज को अगर हम किसी सरफेस पर दे रहे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली कर रहे हैं तो वो सरफेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे कि सरफेस के केस में क्या होगा कि जैसे सरफेसेस की बात करूं मैं, सरफेसेस, तो पहला जो सरफेस है वो आपका क्या हो सकता है, एक लाइन हो सकता है ना। लाइन में हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है किसी एरिया में, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी एरिया में। और थर्ड जो हो सकता है वो हो सकता है आपका किसी वॉल्यूम में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब है 1D, 2D और 3D, इन तीनों डायमेंशन में आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वाले केस की, कि जो लाइन होगा, लाइन में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमको देखना है। तो जैसे कि अगर जस्ट सपोज कि हमारे पास एक लाइन है इस तरह से, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इस लाइन को, ये लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन को मैंने क्या किया, चार्ज दिया, ठीक है ना। मैंने बाहर से इसको चार्ज दिया Q। तो ये जो चार्ज है इस पूरी लाइन में, ए बी लाइन पर, ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इक्वल डिस्टेंस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन पर, इसको बोलेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, या फिर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे लाइन डेंसिटी, ठीक है ना, लाइन की डेंसिटी। अब इसको डिनोट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि लाइन डेंसिटी क्या होगी, तो लाइन डेंसिटी क्या होगी, इसको मैं लैम्डा से शो करता हूँ, लैम्डा। और ये आपके पास क्या होगा कि जितना भी चार्ज आपने इस एल लेंथ की लाइन पर दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे, लाइन डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जितना भी चार्ज क्यू दिया है आपने एल लेंथ के लाइन पर, ठीक है ना। एल लेंथ की लाइन पर जितना भी चार्ज दिया है इसको बोलेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ से दिख ही रहा है। तो इसके लिए लाइन डेंसिटी के लिए अगर आप यूनिट देखोगे तो चार्ज का होता है कूलम और लाइन का होता है मीटर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जैसा भी चार्ज आप इसको दोगे ये लाइन में कैसे हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड जो है आपके पास, सेकंड आपके पास होता है वो होता है सरफेस डेंसिटी, ठीक है। अब इसको लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब सरफेस का मतलब कैसा होता है कि अगर आपने क्या किया कि जस्ट सपोज कि एक प्लेन शीट ले ली जिसका विड्थ भी है और हाइट, विड्थ भी है और लेंथ भी है। जस्ट सपोज कि ABCD आपका क्या है, ये आपके पास एक शीट है, प्लेन शीट है, ठीक है ना, ये प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट को आपने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया +Q। तो अब ये क्या होगा कि इस प्लेन शीट में जो चार्ज आप दे रहे हो तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लेंथ वाइज भी होगा और इसके विड्थ वाइज भी होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप जो चार्ज दे रहे हो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली होना चाहिए,
यहाँ पे डिस्क्रीट की अभी मैं बात कर नहीं रहा हूँ, डिस्क्रीट के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको डिस्क्रीट के लिए भी जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा, लेंथ वाइज भी होगा और आपका विड्थ वाइज भी होगा। तो इसलिए इस टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी होगा चार्ज का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। अब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इसको हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं, इस सिग्मा से दिखाते हैं। ये सिग्मा एक साइन होता है फिजिक्स में जो आधे न की तरह बनता है, हिंदी की आधे न की तरह बनता है। तो ये क्या करता है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो करता है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इस बार जो चार्ज दिया है वो कैसे पूरे सरफेस पर वो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दैट्स वाई चार्ज जो दिया है वो सरफेस ए पर आपके क्या हो रहा है, एरिया, सरफेस मतलब एरिया मैंने ले लिया, तो ये उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट्स वाई इसका जो वो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई ए, और इसके लिए जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होगी। सिमिलरली जो थर्ड होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा वॉल्यूम। थर्ड जो होगा वो होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, एक स्फेयर ले लोगे। जैसे सपोज ये मैंने स्फेयर ले लिया, ठीक है ना, ये स्फेयर है, सर्किल नहीं है, ठीक है ना, ये स्फेयर है, तो जिसका आप रेडियस भी देख सकते हो कि ये सेंटर पॉइंट है। जैसे सपोज इसका रेडियस r है, और अगर मैं इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पॉजिटिव q, तो ये जो चार्ज है इस स्फेयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सरफेस पर होगा, इनसाइड नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी स्फेयर के इनसाइड जो होता है वो आपका चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सेंटर पर, अगर अंदर की बात करें, ये सरफेस पर है अभी ये चार्ज, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो ऑलवेज़ याद रखिएगा, किसी भी स्फीयर के सेंटर पर, किसी भी मेटेलिक स्फीयर या थिन स्फीयर जो भी होगा उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज़ ज़ीरो होता है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मैं अभी बता रहा हूँ कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है। तो दैट्स वाई अगर मैंने ये चार्ज दिया है तो इसका अपना एक वॉल्यूम रहा होगा, तो वो वॉल्यूम v होगा। तो इसमें जो वॉल्यूम, जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं किससे, रो से, इसको दिखाते हैं रो से। और रो जो होता है वो होता है क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम किसका होगा, अभी जैसे मैंने यहाँ पे तो स्फेयर लिया है, हो सकता है इस यहाँ पे कोई दूसरा वो भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। तो अगर स्फेयर का वॉल्यूम की बात करो आप, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आप 10th में पढ़ते ही हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। तो आर क्या होता है, रेडियस। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरह से लिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट शेप में अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो यूनिफॉर्मली, तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इनको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज़, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज़। और डिफरेंट डेरिवेशन में इनका यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होता है, ये काफ़ी आता भी है पेपर में। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था, उसी के आगे मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट। जैसे कि अगर आप क्या करो, अगर आपके पास क्या है, जस्ट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल सेल है, यानी कि यह स्फीयर टाइप का, थिन सेल भी ले सकते हो, स्फेरिकल सेल है। और अगर इस स्फेरिकल सेल को अगर मैं चार्ज दूँ, है ना, तो स्फेरिकल सेल को अगर मैं चार्ज दूँ, तो जस्ट सपोज ये स्फेरिकल सेल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल सेल है। और मैंने इसको क्या दिया है कि इसको चार्ज दिया है। तो अब चार्ज है तो सीधी सी बात है कि वो चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, पूरे स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर वो चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके आसपास भी आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज का जो डेंसिटी है इस स्फेयर के, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
आसपास भी आप देखोगे इसके पास चार्ज होगा, और इसके पास, इसके खुद के पास तो सरफेस पर तो है ही है चार्ज, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो मैंने चार्ज दिया था इसको, इस स्फेयर को, उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो कहाँ से निकल रहा था, सेंटर से निकल रहा था। वैसे एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि जब आप बाहर से अगर चार्ज दोगे तो वो इसके सरफेस पर ही होता है, अगर बहुत ज़्यादा चार्ज की वैल्यू है तो इसके आसपास भी होगा, बट सेंटर पे नहीं। बट देखने में ऐसा लगता है कि ये सेंटर पर चार्ज, ये जो चार्ज दिया है वो क्या है, सेंटर पर सिचुएट है, और इसमें से देखिए जो फील्ड लाइन है वो कैसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा लगता है। और ये मैंने पहले पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, ऑलवेज जो भी सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्फेयर है तो ये जो फील्ड लाइन है ये स्फेयर के जो सरफेस है उस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी, जैसा दिख भी रहा है। ये स्फेयर का देखो, ये स्फेयर का सरफेस है, ये स्फेयर का सरफेस है, और ये स्फेयर का एक पार्ट है जहाँ से ये वाला फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो आप देखो कि ये वाला जो फील्ड लाइन ई है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फील्ड लाइन ले लेता हूँ। ये जो ई है ये इस सरफेस ए पर, सरफेस ए या एस, सरफेस को ए या एस दोनों से दिखा सकते हैं, कैसा है, परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, ये चीज़ याद रखना। तो हम सपोज करके चल सकते हैं कि ये जो चार्ज दिया गया है कहाँ से, सेंटर से रिलीज हो रहा है, और ये कैसा है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आप देखने जाओगे तो अगर ये इसका सरफेस एरिया में देखूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका सरफेस एरिया देखूं, अगर इसका सरफेस एरिया के बेस पर देख रहा हूं तो इस सरफेस एरिया के बेस पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा होगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो आपका यहाँ पर होगा कितना, सिग्मा। और मैंने बताया था सिग्मा जो होता है वो होता है जितना चार्ज इस सरफेस को दिया गया है, ठीक है, और इस सरफेस का जो एरिया है वो अपॉन में होगा। तो हमको पता है ये एक स्फेरिकल सेल है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है तो ये कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास जो ए होगा ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्मॉल आर लो, कैपिटल आर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो आर यहाँ पर क्या होगा, इस स्फेयर का रेडियस होगा। तो जब जैसे इसको मैंने क्या दे दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या हो रहा है कि इसका एरिया इतना है। तो दैट्स वाई इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस स्फेयर का क्या है, ये स्फेयर था, ये वाला स्फेयर ये है, तो इसका रेडियस यहाँ पर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि ये आर है, ओके, और ये सेंटर, ठीक है ना। तो ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। अब इसके कारण देखो, क्योंकि मैंने सपोज कर रखा है कि जो चार्ज है वो इस स्फेयर के सेंटर से क्या कर रहा है कि जो लाइन निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस स्फेयर के लिए मैं डिफरेंट प्लेस पर, स्फेयर के लिए डिफरेंट प्लेस पर मैं क्या चाहता हूँ कि निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जस्ट सपोज कि ये स्फेयर, इस स्फेयर के आउटवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट P है, जस्ट सपोज एक पॉइंट P है P। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस P पॉइंट पर इस स्फेयर के कारण निकालना चाहता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो चीज़ निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पर कोई चार्ज रखा होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियस है कि ये भी पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव वो भी है, प्लस का क्यू वो भी है, तो क्या होगा कि ये वाला जो प्लस है इस पर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इसकी इंटेंसिटी को अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी, और जिसमें से पहली कंडीशन ये है जिसमें कि आपका जो ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट P है जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमको जो फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल V दो चीज़ फाइंड करना है। V स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई उसमें कोई वेक्टर फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो पहला केस आएगा, जब आपके पास क्या होगा, ये जो P पॉइंट होगा ये क्या होगा,
आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो ये जो P पॉइंट होगा ये स्फीयर के आउटसाइड होगा, यानी कि जस्ट सपोज कि ये स्फीयर था, ठीक है ना, और इसको क्या किया था, इसको चार्ज दिया हुआ था, स्फीयर को चार्ज दिया हुआ था, तो ये जो P पॉइंट होगा, क्योंकि इसके आसपास भी आप देखो कि कैसा था, चार्ज की इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी, ठीक है ना। तो इसके बाहर, इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम फाइंड करें। और जस्ट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि जो P तक का डिस्टेंस इसके सेंटर से है वो कितना है, उसके सेंटर से इसका P तक का डिस्टेंस मान लो कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। तो ये कैपिटल R है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कैपिटल R होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन होगा, मच ग्रेटर देन भी हो सकता है किसके, स्मॉल r से। स्मॉल r क्या था, इस स्फीयर का रेडियस, जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ है कि इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस P पॉइंट पर अगर मुझको क्या करना है, इस P पॉइंट पर मुझे क्या करना है कि निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने फार्मूला प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के लिए वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है हमारे पास E, इसकी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, 1/4πε0, और क्या होता है Q बाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, R², ठीक है। ये फार्मूला था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो इसके आगे अगर आप देखोगे तो इसके आगे आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो इतना था, एंड इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो होगा आपके पास V इक्वल्स, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, V इक्वल्स 1/4πε0, और यहाँ पर चार्ज के साथ जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R होगा, वहाँ R² होता है और यहाँ पर क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारे पास वो पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है वो आउटसाइड द स्फीयर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मीडियम, देखिए मीडियम के बेस पर भी यहाँ पर होता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक प्रूविंग कराई थी, वो थी किसकी, वो प्रूविंग थी रिलेटिव परमिटिविटी की, जहाँ पर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम परमिटिविटी जो था इसका रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या मीडियम का कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं मीडियम का, ठीक है ना, इसको मीडियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर लेते हैं। अब ये इसको हम K मानते हैं, K लेट करते हैं, तो ये होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन जो आता है वो आपके पास आता है K एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये आता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है ना। K मतलब ये जो है ये किसी मीडियम के लिए होगा, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, एयर के लिए। ये किसके लिए होता है, एयर के लिए है, ठीक है ना। तो अगर मीडियम, आप किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए जो ये कांस्टेंट होता है K, ये आपके पास कैसा होता है, ये आपके पास इतना होता है एप्सिलॉन। अब अगर आप देखो कि जैसे मैं बार बार ये जो ले रहा हूँ V की वैल्यू 1/4πε0, यहाँ पर तो ये K नहीं है। ये कब होता है, जब आपके पास, आप क्या करो, एयर या फिर वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम लेते हो। अभी ये जो दोनों फार्मूले मैंने लिए हैं वो किसके लिए था, वो एयर या फिर वैक्यूम के लिए था, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन ओनली एयर या वैक्यूम के लिए होती है, ठीक है ना। और अगर अनदर मीडियम है तो अनदर मीडियम के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये रखना पड़ता है। तो इसका मतलब एक एग्जांपल मैं दूं तो अगर मैं अनदर मीडियम में जाऊं तो मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला रखना पड़ेगा वो होगा 1/4πε, नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा Q/R², और यहाँ से 1/4πε, एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट और Q/R²। अगर ये मतलब एयर या फिर आपका क्या है, वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है, तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पर K जो है ये कांस्टेंट यूज़ करते हो, ठीक है ना,
तो ये चीज़ आपको यूज़ करना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जस्ट सपोज कि एयर के लिए जो होती है इस के की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है कांस्टेंट ये वाला, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे चलते हैं, तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड क्या है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम क्या करें कि अब सेकंड केस ले ले, फर्स्ट केस में तो आउटसाइड था वो पॉइंट, अब सेकंड केस में मैं क्या करूँ, सेकंड केस में क्या करता हूँ कि सेकंड केस में जो पॉइंट है एट दी सरफेस होगा, ठीक है ना। वो जो स्फीयर था उसके सरफेस पर अगर वो पॉइंट आ जाए P, तो आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो P होगा ये सरफेस पर यहीं पर आ जाएगा, ये पॉइंट P जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना था वो इसके सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको चार्ज दिया था। तो इसका जो सरफेस अगर आप ध्यान से देखोगे वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसी सरफेस पर ये पॉइंट P आ चुका है यहीं पर सरफेस पर, और सेंटर से, या ये सेंटर है तो सेंटर से इसका रेडियस मैंने पहले भी बताया था स्मॉल r था, और जो प्रीवियस उसमें था मतलब फिगर में उसमें मैंने क्या लिया था, P तक, सेंटर से उस P तक का डिस्टेंस कैपिटल R लिया था। इट मीन्स कि ये भी यही हो जाएगा कैपिटल R। तो मतलब इस केस में जहाँ पर पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पर होगा, इस स्फीयर के सरफेस पर होगा, तो इस पॉइंट पर ये जो स्मॉल r यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो P पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये P पॉइंट भी इसी सरफेस पर है। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इस P पॉइंट का है वो भी R है कैपिटल, और रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r है, तो दैट्स वाई R इक्वल टू R यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना था, Q बाई डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ था, कैपिटल R ले रखा था, तो कैपिटल R स्क्वायर था वहाँ पर, तो यहाँ से E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, और मेरे को पता है कैपिटल R क्या है, स्मॉल r के इक्वल, तो दैट्स वाई ये स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और पता है कि सिंस अभी मैंने देखो डेंसिटी की बात की थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात की थी, सिग्मा क्या था, Q बाई सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो Q की वैल्यू फाइंड करो तो Q कितना निकल कर आएगा, Q ये निकल कर आएगा 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये Q यहाँ से निकल आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी से, इस Q की वैल्यू हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जाएं, इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है, ये है सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है दिख रहा है कि आपको R स्क्वायर, तो आप देखो यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितना आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और अगर अगर ये तो तब होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप एयर या वैक्यूम में फाइंड कर रहे हैं, अगर किसी मीडियम में होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस मीडियम के लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो वैक्यूम के लिए है, एयर के लिए मैं लिख देता हूँ एयर या वैक्यूम के लिए, और अगर एयर या वैक्यूम है ना, तो ये एयर या वैक्यूम के लिए है ना, ये एयर या वैक्यूम के लिए, तो अगर ये किसी मीडियम में है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, तो अब उसके केस में क्या हो जाएगा, ये E जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो ये हो जाएगा अनदर मीडियम में, ठीक है ना, तो अदर मीडियम में, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से E की वैल्यू जो होती है किसी सरफेस पर इतनी आ सकती है आपके पास, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यानी कि V, है ना, तो वो क्या होगा, V हमारा फॉर्मूला था 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई कितना आर, है ना। तो ये आ जाएगा। अब अगर आप q की वैल्यू यहाँ रख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू जो मैंने अभी जस्ट ऊपर निकाली थी, q की वैल्यू जो जस्ट अभी देखो ये निकाली हुई ना, q इक्वल सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको उठा के यहाँ रख दूँ मैं इस q की जगह पर, इस q की जगह पर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो क्या चल रहा था भाई, r, तो ये r आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास v जो है वो कितना आ रहा है, देखो सिग्मा आ रहा है, ओके, सिग्मा आ रहा है, और ये एप्सिलॉन नॉट और एक r ऊपर आ रहा है, तो ये एक r ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है, ये वैक्यूम नहीं है तो यहाँ k भी आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल के लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनता है, उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वो पेपर में आता भी है काफ़ी, ठीक है ना। वो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर आप देखो ध्यान से कि एक ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, दूसरा ग्राफ बनता है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता है कि ये ग्राफ यहाँ से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ है कुछ ऐसे जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ ऐसा होता है, और जो पोटेंशियल वाला ग्राफ है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, और जस्ट सपोज कि यहाँ से इसको हम यहाँ मिला दें, इसको इससे मिला दें, उसको इससे मिला दें, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यानी कि ओरिजिन से ये अगर मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर ले लूँ, ऐसे थोड़ा सा परपेंडिकुलर ले लूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, रेडियस को शो कर रहा है, किसको, रेडियस। और रेडियस ऑफ स्फीयर मैंने क्या माना था, स्मॉल r माना था। तो मतलब इतना डिस्टेंस, अगर आप इसको देखो, अगर a से b जो डिस्टेंस ले रहे हो, मान लो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, आप चाहो तो इस पर ये स्फीयर को ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ग्राफ तो वो सीधे उस पर ही आएगा, मैं यहाँ पे स्फीयर के बेस पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो इसका स्फीयर ये होगा, और रेडियस आपका क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा, थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो रहा है तो कोई वो नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये, तो आप देखो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो ये है ये रेडियस हो जाएगा, ठीक। तो रेडियस है, तो इसका एक्चुअल जो कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो कुछ ऐसे जा रहा है, आप देखो बहुत ध्यान से देखना, ये ग्राफ आता है पेपर, और ये क्या कर रहा है, ये इसके पैरेलल हो रहा है आगे जाकर, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये किसको शो कर रहा है, ये रेडियस को शो कर रहा है। और मतलब हॉरिजॉन्टल जो है ये रेडियस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है ये डिस्टेंस r को शो कर रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस r। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस ये कैपिटल R है, इसको स्मॉल r न लेकर इसको क्या ले लूँ, कैपिटल R, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया कि रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब स्फीयर जो है ये वाला, यहाँ से यहाँ कैपिटल R है, तो इतना डिस्टेंस है, मतलब O से R जो है आपका क्या है, ये रेडियस है स्फीयर का। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x, ये किसको दिखा रहा है, ये डिस्टेंस r को दिखा रहा है, जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे थे, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ये वो डिस्टेंस r होगा। और ये जो वर्टिकल है, यानी कि जो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, प्लस का x और प्लस का y, ये y एक्सिस किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना, ये किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल किसको दिखा रहा था, डिस्टेंस को। तो बेसिकली अगर आप इसका फार्मूला जानते ही हो, वो ये जो मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ये किस फार्मूले पर बेस्ड है, ये इस फार्मूले पर बेस्ड है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r जो है r स्क्वायर है ना। तो ये फार्मूला था कि नहीं था। इसी तरह से ये वाला जो होगा, ऐसे ही इसमें भी देखोगे ये रेडियस हो जाएगा, ए से बी ये रेडियस हो जाएगा। और अगर आप देखो कि ये वाला जो डेप्थ है, मतलब या ये जो गैप है, ये इस गैप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, अब ये जो गैप है, इतना गैप है, और ये जो गैप है, ये वाला गैप ज़्यादा होगा देन दिस गैप। ऐसा क्यों, तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल भी वही r होगा
और इसका वर्टिकल v हो जाएगा, ठीक है ना। ये v पोटेंशियल को दिखाएगा और ये r क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल किसको दिखा रहा है, ये डिस्टेंस को। तो पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला था v इक्वल्स वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्या होता है q/r। तो ये जो दो ग्राफ दिख रहे हैं इनमें से आप देख रहे होगे सिंपल सा कि जो E है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, तो यहाँ से अगर आप इसको समझो तो E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के है, और जबकि इस वाले केस पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, डिस्टेंस के है, बस उसके स्क्वायर के नहीं है, उसके डिस्टेंस के। तो सिंपल सी बात है, आर यहाँ पर देखो आर की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो आर यहाँ दोनों जगह आर तो सेम होगा मान लो, तो अगर यहाँ पे कुछ भी रख रहे हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और होता क्या है कि जब बड़ी वैल्यू से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो, बड़ी वैल्यू से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कम हो जाएगा, है ना। तो ये इस पूरे को जब कैलकुलेट करोगे और आर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और क्यू मान लो दोनों पर सेम होगा, क्यू की वैल्यू दोनों पर सेम होगी, तो जब आर की वैल्यू रख कर इसका स्क्वायर करोगे तो आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और बड़े नंबर से जब आप किसी को डिवाइड करते हो तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो यानी कि ये थोड़ा कम आ जाएगा। और इसमें क्या है, ओनली आर है, तो इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो उतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी देन वी की वैल्यू, जब आप एक ही चार्ज के लिए और एक ही डिस्टेंस के लिए ये दोनों कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर ये हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा कर्वी होगा, बट इसकी जो ये वाली हाइट है, ये डेप्थ है, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा देन दिस। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड चार्ज। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो लास्ट केस है जिसमें कि आपको क्या करना है कि वो जो लास्ट केस है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में ही बता देता हूँ। थर्ड केस, इसमें एग्जैक्टली क्या है कि जब भी कोई अगर आपके पास स्फेयर होगा और अगर आप उसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या होगा, स्फेयर को आपने क्या दिया, क्यू चार्ज दे दिया, तो ये इसके सरफेस पर ही फैलेगा, स्प्रेड होगा, इसके सरफेस पर स्प्रेड होगा, वो इनसाइड तो होगा नहीं। तो इनसाइड अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो हम क्या होगा कि जब भी इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा तो क्यू जीरो लिया जाएगा, ठीक है ना। जब क्यू जीरो लिया जाएगा तो जब आप चाहे वी का फार्मूला लगाओ चाहे आप ई का फार्मूला लगाओ, देख रहे हो ना, ई दोनों के फार्मूले में क्यू ऊपर आ रहा है, क्यू ऊपर आ रहा है, तो इस केस पे ये इसमें ई भी जीरो हो जाएगा और इसके होने से आपका क्या हो जाएगा, वी भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये जो होता है ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेंटर पर, किसी भी स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वी जीरो नहीं होगा, ये थोड़ा जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो गया, वी जीरो नहीं होता है, क्योंकि वी वही होता है, वी कभी ये जीरो नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये वैल्यू वही होगी जो सरफेस पर, अगर वो पॉइंट है पी जिस पर हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सरफेस पर जितना होता है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होता है इनसाइड के लिए, मतलब कि जो अभी हमने ऊपर निकाला ना, यही पोटेंशियल इसके लिए भी होगा। इनसाइड अगर कोई चार्ज है तो उसके लिए भी पोटेंशियल सेम रहता है। ये पोटेंशियल क्या होता है, जीरो नहीं होता, वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, सिग्मा आर, ठीक है ना, इसको कैपिटल आर लो, स्मॉल आर लो, कुछ भी लो, तो ये सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू होगा पोटेंशियल का, अगर ये वैक्यूम या एयर में है, और अगर किसी मीडियम में होगा तो यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा इसके रिगार्डिंग, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो अगर आया है तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।